नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के भूगोल खंड से पाठ 4 कृषि पर गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1, भारत में चावल धान के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के नाम लिखें। इसका उत्तर है चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। हमारा देश चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यह एक खरीफ फसल है। और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां? हाँ, तो भौगोलिक परिस्थितियों में जलवायु गर्म और आर्द्र, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर और मिट्टी जलोढ़, दोमट और चिकनी मिट्टी। प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? प्रमुख क्षेत्र हैं पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम और तमिलनाडु। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चावल एक खरीफ फसल है। हाँ, मतलब इसे मानसून में बोया जाता है। इसे ज्यादा गर्मी और नमी चाहिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में तो बारिश कम होती है, फिर वहाँ इतनी खेती कैसे होती है? सही सवाल है। देखिए, वहाँ सिंचाई के जरिए इसकी खेती की जाती है। नहरों और ट्यूबवेल का बहुत अच्छा नेटवर्क है। इसीलिए नक्शे में भी आप देखेंगी तो तटीय और मैदानी इलाकों में इसका उत्पादन ज्यादा होता है। अच्छा, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 2, गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों की आवश्यकता होती है? भारत में इसके प्रमुख उत्पादक राज्य कौन से हैं? उत्तर, गन्ना एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और नकदी फसल है। भारत गन्ने का एक प्रमुख उत्पादक देश है। और इसकी भौगोलिक परिस्थितियां? इसके लिए तापमान चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, लंबी गर्मी और तेज धूप, वर्षा 75 से 100 सेमी और मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ और काली मिट्टी। इसमें अधिक शारीरिक श्रम की भी आवश्यकता होती है। और प्रमुख राज्य? प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे तैयार होने में लगभग 1 साल लगता है। जी, और इसकी बुआई से लेके कटाई तक बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इसमें अधिक श्रम की जरूरत होती है। और ये एक वाणिज्यिक फसल है? हाँ, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य चीनी, गुड़ और खांडसारी बनाना है। मतलब ये सीधे उद्योग से जुड़ी है। ठीक है, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 3, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए तकनीकी और संस्थागत सुधारों का विस्तार से वर्णन करें। इसमें 6 प्रमुख सुधार बताए गए हैं। पहला है भूमि सुधार, जिसमें जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और चकबंदी यानी बिखले खेतों को एक जगह करना। दूसरा तो हरित क्रांति ही होगा। बिल्कुल, हरित क्रांति 1960-70 के दशक में आधुनिक तकनीकों, HY बीजों, रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग। और पानी के लिए? तीसरा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, नहरों और ट्यूबवेलों का जाल बिछाना। चौथा वित्तीय सहायता, जैसे ग्रामीण बैंक, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। MSP भी तो इसी में आएगा? जी हाँ। पांचवा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP, ये बिचौलियों के शोषण से बचाने और सही दाम दिलाने के लिए है। और छठा है विपणन यानी मार्केटिंग सुधार, जिसमें सहकारी विपणन समितियां बनाना शामिल है। ये सभी सुधार तो वाकई भारतीय कृषि की रीढ़ है। बिल्कुल, हरित क्रांति ने हमें खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, तो वहीं MSP और फसल बीमा जैसी योजनाओं ने किसानों को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा दी है। मतलब ये सुधार सिर्फ उत्पादन बढ़ाने के लिए नहीं थे? नहीं, ये किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी बहुत जरूरी थे। अगला प्रश्न वैश्वीकरण से जुड़ा है। प्रश्न 4, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के प्रभावों पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। इसके उत्तर में 2 तरह के प्रभाव हैं। पहले सकारात्मक प्रभाव, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच, कपास मसालों का निर्यात बढ़ना और नई तकनीक मतलब मशीनें और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। और इसके नकारात्मक प्रभाव भी तो होंगे? हाँ, नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे विकसित देशों के किसानों से कड़ी प्रतिस्पर्धा, जिससे छोटे किसानों को नुकसान हुआ, कीमतों में अस्थिरता आई और जैव विविधता पर भी खतरा बढ़ा। तो वैश्वीकरण एक दोधारी तलवार की तरह है। बिल्कुल सही कहा। एक तरफ भारतीय किसानों को दुनिया का बाजार मिला, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अमेरिका जैसे देशों के किसानों से मुकाबला करना पड़ा, जिन्हें उनकी सरकार भारी सब्सिडी देती है। इससे हमारे छोटे किसानों के लिए टिकना मुश्किल हो गया होगा। जी बिल्कुल। चलिए अब कपास पर आते हैं। प्रश्न 5, कपास कॉटन की कृषि के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। उत्तर है
कपास एक रेशे वाली फसल है और सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। और इसकी परिस्थितियां कैसी चाहिए? ये एक खरीफ फसल है। इसे तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। तापमान उच्च चाहिए और सबसे जरूरी कम से कम 210 पाला रहित दिन। पाला रहित दिन मतलब इन दिनों में पाला नहीं पड़ना चाहिए। तापमान 0 से नीचे नहीं जाना चाहिए। साथ ही खिली हुई धूप और कम वर्षा या हल्की सिंचाई की जरूरत होती है। और मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी है दक्कन पठार की काली मिट्टी, जिसे रेगर मृदा भी कहते हैं। प्रमुख राज्य है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो कपास के लिए 210 पाला रहित दिन सबसे जरूरी शर्त है। अगर इससे पहले पाला पड़ जाए तो फसल खराब। एकदम सही। और काली मिट्टी जिसमें नमी सोखने की क्षमता होती है, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ठीक है, अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। प्रश्न 6, भारत की 3 प्रमुख शस्य ऋतुओं क्रॉपिंग सीजन्स का सविस्तार वर्णन करें। उत्तर में 3 ऋतुएं हैं। पहली खरीफ, जो जून से अक्टूबर तक होती हैं। फसलें हैं चावल, मक्का। दूसरी रबी। हाँ, दूसरी रबी, अक्टूबर से जून तक। फसलें गेहूं, जौ, चना। और तीसरी है जायद, जो मार्च से जून के बीच होती है। इसमें तरबूज, खीरा जैसी फसलें होती हैं। इसे याद रखने का एक सरल तरीका भी हो सकता है? जी बिल्कुल। खरीफ मानसून की फसल है, रबी सर्दियों की, और जायद इन दोनों के बीच की छोटी गर्मियों की फसल है। अगला प्रश्न एक पेय फसल पर है। प्रश्न 7, एक पेय फसल यानी चाय का नाम बताएं और उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां लिखें। उत्तर, चाय भारत की प्रमुख पेय फसल है। इसके लिए साल भर गर्म और नम, मतलब आर्द्र और पाला मुक्त जलवायु चाहिए। वर्षा कितनी चाहिए होती है? वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक, और ढलान वाली जमीन ताकि जड़ों में पानी ना रुके। मिट्टी जीवाश्म युक्त गहरी और अम्लीय होनी चाहिए। प्रमुख क्षेत्र हैं असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, केरल और कर्नाटक। तो चाय की खेती के लिए ढलान वाली जमीन सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ज्यादा बारिश तो चाहिए, लेकिन पानी का जमाव इसकी जड़ों को खराब कर देता है। इसीलिए ये पहाड़ी ढलानों पर उगाई जाती है। अब बात करते हैं भारत की एक मुख्य खाद्य फसल की। प्रश्न 8, भारत की एक मुख्य खाद्य फसल गेहूं के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। उत्तर है गेहूं उत्तर भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह रबी यानी शीत ऋतु की फसल है। इसे उगाने के लिए ठंडे मौसम और पकने के लिए खिली धूप की जरूरत होती है। तापमान और वर्षा। तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। प्रमुख क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो गेहूं और चावल की परिस्थितियों में जो अंतर है उसे समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। चावल को ज्यादा पानी और ज्यादा तापमान, जबकि गेहूं को कम पानी और ठंडा मौसम। चलिए अब कृषि के कुछ प्रकारों पर प्रश्न है। प्रश्न 9, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, यह कृषि का सबसे पुराना रूप है, जिसमें किसान अपने परिवार का पेट भरने के लिए खेती करता है। और इसकी विशेषताएं? विशेषताएं हैं जमीन के छोटे टुकड़ों पर खेती, पुराने औजारों जैसे हल, कुदाल से, बिना उर्वरकों और मशीनों के, और पूरी तरह मानसून पर निर्भर होकर की जाती है। उत्पादन भी कम होता है। इसे आदिम कृषि भी कहते हैं, है ना? जी। और इसका उद्देश्य बाजार में बेचना नहीं, बल्कि सिर्फ परिवार का गुजारा करना होता है। तो इसके ठीक विपरीत होगी वाणिज्यिक कृषि। जी बिल्कुल। प्रश्न 10, वाणिज्यिक या व्यापारिक कृषि क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल। उत्तर, इसका मुख्य उद्देश्य फसल का व्यापार करना और लाभ कमाना है। इसकी विशेषताएं क्या है? फसलें बड़े पैमाने पर आधुनिक निवेश जैसे HVV बीज, रासायनिक खाद, कीटनाशक और मशीनों के भरपूर प्रयोग से उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए पंजाब में चावल, या फिर गन्ना, चाय, कॉफी। तो यह निर्वाह कृषि के बिल्कुल उलट है। यहाँ हर फैसला लाभ को ध्यान में रखकर लिया जाता है। जी, इसीलिए इसमें तकनीक और पूंजी का भरपूर इस्तेमाल होता है। अब एक बहुत ही गंभीर सवाल। प्रश्न 11, कृषि योग्य भूमि घटने के क्या दुष्परिणाम होंगे? इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। उत्तर में 4 मुख्य बातें हैं। पहला, खाद्य संकट। दूसरा, भुखमरी। तीसरा, महंगाई, क्योंकि आयात करना पड़ेगा। और चौथा, बेरोजगारी और गरीबी। ये तो एक खतरनाक चक्र जैसा लगता है। ही बढ़ती जनसंख्या और शहरीकरण के कारण खेती की जमीन घट रही है, और इसका सीधा असर देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
अब कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 12, गहन जीविका कृषि से क्या अभिप्राय है? उत्तर, यह उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है। इसमें कम जमीन से अधिक उत्पादन लेने के लिए भारी श्रम और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एक तरह से निर्वाह कृषि ही है। हाँ, ये निर्वाह कृषि का ही एक प्रकार है, लेकिन ये घनी आबादी वाले इलाकों में की जाती है। ठीक है। प्रश्न 13, झूम कृषि, स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं? उत्तर, यह एक आदिम प्रकार की खेती है जिसमें किसान जंगल के एक हिस्से को काटकर और जलाकर साफ करते हैं और खेती करते हैं। जब उर्वरता कम हो जाती है तो वे दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे पूर्वोत्तर भारत में झूम कहा जाता है। इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। जी, और ये पर्यावरण के लिए हानिकारक मानी जाती है। प्रश्न 14, रोपण कृषि, प्लांटेशन फार्मिंग क्या है? उत्तर, यह एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है जिसमें एक ही प्रकार की फसल बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। यह कृषि और उद्योग के बीच एक कड़ी का काम करती है। इसके उदाहरण क्या होंगे? उदाहरण है चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला। तो रोपण कृषि में बहुत ज्यादा पूंजी और प्रबंधन की जरूरत होती होगी। जी, और इसका सारा उत्पादन उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में होता है। अब कुछ बहुत ही संक्षिप्त प्रश्न। आर्द्र और शुष्क कृषि में क्या अंतर है? आर्द्र कृषि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है, जैसे धान, और शुष्क कृषि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे बाजरा। रबी और खरीफ के दो उदाहरण। रबी के गेहूं और चना, खरीफ के धान और कपास। कौन सी फसलें भूमि की उर्वरता बढ़ाती हैं? फलीदार फसलें जैसे मटर, चना, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेती हैं। और ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? वो है महाराष्ट्र। चलिए अब कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 20, किस राज्य में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है? इसका उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी ढलानों पर। प्रश्न 21, निम्न में से कौन सी रेशे वाली फसल है? इसमें ए कपास और सी पटसन दोनों सही हैं, लेकिन पटसन पर ज्यादा जोर है। प्रश्न 22, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? इसका उत्तर है बी, गंगा सतलुज का मैदान। प्रश्न 23, गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? ये है बी, पटसन यानी जूट। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? उत्तर है सी, चना। और आखिरी एमसीक्यू प्रश्न 25, भूदान ग्रामदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये थे सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन था। जी, इसे रक्तहीन क्रांति भी कहा गया। इसमें बड़े जमींदारों ने स्वेच्छा से अपनी भूमि भूमिहीनों को दान की थी। बहुत खूब। अंत में हरियाणा बोर्ड के लिए कुछ विशेष तथ्य। जी, पहला है सरसों उत्पादन। हरियाणा का भारत में प्रमुख स्थान है। यह एक रबी फसल है। दूसरा, बासमती चावल। हरियाणा एक प्रमुख निर्यातक राज्य है और करनाल जिले को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और हरित क्रांति की सफलता का कारण? सिंचाई प्रणाली। भाखड़ा नांगल बांध के कारण हरियाणा में हरित क्रांति सफल रही। और चौथा, मंडियों का विकास। हरियाणा में एशिया की कुछ सबसे बड़ी अनाज मंडियां हैं। ये तथ्य दिखाते हैं कि कैसे सही नीतियों और व्यवस्था के दम पर एक राज्य कृषि में अग्रणी बन सकता है। बिल्कुल, हरियाणा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये थे कक्षा 10वीं के भूगोल के पाठ 4 कृषि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। हाँ, हमने हर प्रश्न को विस्तार से समझाए। इन सभी बिंदुओं को याद रखने से परीक्षा में कोई गलती नहीं होगी। छात्र हित में ये जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हम मुकेश कुमार जैन जी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, का धन्यवाद करते हैं।